Today we are going to discuss about blood. So let's begin. What is blood? It is a fluid connective tissue, right? अब ये जो blood है ये क्या है? ये connective tissue है, किस फॉर्म में है? फ्लूइड फॉर्म में है, right? आगे it continuously circulates in the whole body, allowing constant communication between tissues distant from each other, right? कि जो blood है वो continuously पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है और इससे क्या होता है, जो कि डिस्टेंट सेल्स और टिश्यूज है एक दूसरे से बहुत दूर हैं, जैसे कि ब्रेन के सेल्स हो गए और फीट के सेल्स हो गए, राइट? उनमें भी आपस में कम्युनिकेशन बरकरार रहता है, किसकी बदौलत? ब्लड की बदौलत, राइट? आगे क्या है? इट हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट। ब्लड किन चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है? नंबर 1, ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यूज एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यूज टू द लंग्स फॉर एक्सक्रीशन, राइट? अब हम जानते हैं कि लंग्स में गैसेस एक्सचेंज होती है, ठीक? तो जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में एब्जॉर्ब होकर सारे टिश्यूज तक पहुंचता है, ठीक है? आगे क्या है? जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारी बॉडी में, ठीक है, वो टिश्यूज के थ्रू ब्लड कैरी करके दोबारा लंग्स की तरफ लेके जाता है और लंग्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर देते हैं, राइट? आगे है सेकेंड पॉइंट, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एलिमेंट्री ट्रैक्ट टू द टिश्यूज एंड सेल वेस्ट टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, ठीक है, द किडनीज, राइट? अब और क्या ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करते हैं? जो भी एलिमेंट्री ट्रैक्ट में न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है ब्लड, और जो सेल वेस्ट है उनको एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम करवाता है ब्लड, ठीक है? आगे क्या है? हार्मोन सिक्रीटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड टू देयर टारगेट ग्लैंड्स एंड टिश्यूज, ठीक है? अब जितने भी हार्मोन सिक्रीट होते हैं उनके रिस्पेक्टिव ग्लैंड से, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड से, ठीक है, तो वो क्या करता है? उनको अपनी जगह यानी कि ठिकाने पे पहुंचाना, ये किसका काम है? ब्लड का काम है, ठीक है? कौन से टिश्यूज तक पहुंचाना है, कौन सा हार्मोन कौन से ऑर्गन तक पहुंचाना है, ठीक है? ये सारा काम किसका है? ब्लड का है, ठीक है? क्योंकि ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हार्मोन्स हैं वो डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट होते हैं, क्लियर? आगे है हीट प्रोड्यूस्ड इन एक्टिव टिश्यूज टू द अदर लेस एक्टिव टिश्यूज, ठीक है? अब जितने भी टिश्यूज हैं वो एक्टिवली हीट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनसे हीट को लेके जो कम प्रोड्यूस करते हैं हीट को वहां तक पहुंचाना ब्लड का काम है, ठीक है? आगे किस चीज की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं? प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस, जैसे कि एंटीबॉडीज टू द एरियाज ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है? अब जितने भी एंटीबॉडीज हैं वो ब्लड में ही ट्रांसपोर्ट होते हैं बॉडी के सारे पार्ट्स में, ठीक है, जहां पे भी उसको जरूरत होती है, क्लियर? आगे क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर्स दैट कोएगुलेट ब्लड, मिनिमाइजिंग ब्लीडिंग फ्रॉम रप्चर्ड ब्लड वेसल्स, ठीक है? अब आगे और किस चीज को ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करता है? क्लॉटिंग फैक्टर्स को, ठीक है? ये क्लॉटिंग फैक्टर्स को कैरी करके उन जगहों तक ले जाता है जहां पे हमने ब्लीडिंग को रोकना है, क्लियर? ये था कि ब्लड किन किन चीजों की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। आगे हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड, राइट? ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड, ठीक? अब ये जो ब्लड है एक स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड है, ठीक है? ये किन मेन चीजों से बना हुआ है, किन मेन चीजों से कंपोज हुआ है, ठीक है? देयर आर 4 मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ठीक है? नंबर 1 इज प्लाज्मा, नंबर 2 इज रेड ब्लड सेल्स, नंबर 3 व्हाइट ब्लड सेल्स एंड नंबर 4 आर प्लेटलेट्स, ठीक है? अब इनको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, ठीक है? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा से। Blood is composed of a clear straw-colored watery fluid called plasma, in which several different types of blood cells are suspended, right? अब जो blood है वो किस चीज से बना हुआ है? एक clear liquid से बना हुआ है, straw-colored liquid है, ठीक है? और वो watery types है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, जिसमें different types के जो blood cells हैं वो suspended हैं यानी कि present है, clear? आगे है प्लाज्मा नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूट्स 55% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम। हमारी ब्लड का 55% जो हिस्सा है वो किस चीज से बना हुआ है? प्लाज्मा से बना हुआ है। ब्लड मेक्स अप अबाउट 7% ऑफ बॉडी वेट, दैट इज अबाउट 5.6 लीटर इन अ 70 kg मैन, ठीक है? जो हमारी पूरी बॉडी का वेट है उसमें से ब्लड ने कितना हिस्सा ऑक्यूपाई किया हुआ है? 7%, राइट? आगे क्या है? दिस प्रोपोर्शन इज लेस इन विमेन एंड कंसिडरेबली ग्रेटर इन चिल्ड्रन, ग्रेजुअली डिक्रीजिंग अंटिल द एडल्ट लेवल इज रीच, ठीक है? और ये जो परसेंटेज है ये विमेन में लेस है एज कंपेरेटिव टू मेन, ठीक है? और ये क्या है? बच्चों में ज्यादा होती है और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, एडल्टहुड तक आ जाते हैं, धीरे धीरे वो कम होती जाती है, ठीक है? आगे क्या है? ब्लड इन द ब्लड वेसल्स इज ऑलवेज इन मोशन बिकॉज ऑफ द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट, ठीक है? हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है कि जो ब्लड है वो कॉन्टिन्यूसली पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है, और इस कॉन्टिन्यूएशन क्या रीजन क्या है सर्कुलेशन का? कि जो हार्ट है वो ऑलवेज इन मोशन होता है, ठीक है? वो पंप करता रहता है, राइट? द कंटिन्यूअल फ्लो मेंटेन्स अ फेयरली कांस्टेंट एनवायरनमेंट फॉर द बॉडी सेल्स, ठीक है? अब इसके जो कॉन्टिन्यूअस
फ्लो की वजह से क्या है, बॉडी में, पूरी बॉडी में एक ही जैसा टेम्परेचर रहता है। ठीक है, अब आगे है द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा। अब प्लाज्मा के कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं? प्लाज्मा किन चीजों से बना हुआ है? फर्स्ट इज वाटर। ठीक है, प्लाज्मा में कितना वाटर है? 90 to 92%। और आगे क्या है? डिजॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड सब्सटेंसेस। ठीक है, अब इसमें कौन से सब्सटेंसेस हैं? फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मा प्रोटीन्स, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, न्यूट्रिएंट्स प्रिंसिपली फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड्स, वेस्ट मटेरियल, हार्मोन्स एंड गैसेस। ठीक है, अब ये सारी चीजें जो हैं ये प्लाज्मा के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इनसे प्लाज्मा बना हुआ है और प्लाज्मा में 90 to 92% जो है वो वाटर का कंटेंट है। क्लियर? अब हम आगे ये जो प्लाज्मा प्रोटीन से लेके गैसेस है इनको वन बाय वन डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो स्टार्टिंग विद द प्लाज्मा प्रोटीन्स विच मेक अप अबाउट 7% ऑफ प्लाज्मा आर नॉर्मली रिटेन्ड विद इन द ब्लड बिकॉज दे आर टू बिग टू एस्केप थ्रू द कैपिलरी पोर्स इनटू द टिश्यूज। ठीक है, ठीक। अब ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं ये 7% हिस्सा बनाते हैं प्लाज्मा का, राइट? जो प्लाज्मा का 7% पार्ट है वो किस चीज से बना हुआ है? प्लाज्मा प्रोटीन से बना हुआ है। और ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं ये ब्लड के बीच में ही रहते हैं, ये लोग एस्केप नहीं हो पाते हैं थ्रू capillary pores into the tissues. Clear? They are largely responsible for creating the osmotic pressure of blood which keeps plasma fluid within the circulation. ठीक है, अब यही रिस्पॉन्सिबल है ऑस्मोटिक प्रेशर को बरकरार रखने में, ताकि जो ब्लड का फ्लो है वो नॉर्मली चलता रहे, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता रहे और रिवर्ट बैक ना हो किसी भी ऑर्गन में। क्लियर? आगे है इफ प्लाज्मा प्रोटीन लेवल फॉल्स। अगर प्लाज्मा प्रोटीन लेवल बॉडी में गिर जाता है तो क्या होगा? osmotic pressure is also reduced. ठीक है, and fluid moves into the tissues and body cavities. ठीक है, अगर प्लाज्मा प्रोटीन लेवल जो है वो गिर जाता है, ठीक है, क्यों गिर जाता है बॉडी में? ड्यू टू रिड्यूस्ड प्रोडक्शन, या तो प्रोडक्शन ही कम हो रही है या फिर लॉस फ्रॉम द ब्लड वेसल्स, या कोई ब्लड वेसल रप्चर हो गई है, ठीक है, उसमें से लॉस हुआ है ब्लड का, तो साथ के साथ प्लाज्मा प्रोटीन लेवल गिर जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम हो जाएगा और जो फ्लूइड है वो टिश्यूज में मूव करना स्टार्ट कर देंगे, जिनकी वजह से एडिमा हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक है, और बॉडी कैविटीज जो कि खाली कैविटीज होती हैं हमारी बॉडी में, उनमें भी जाके जो फ्लूइड है वो भरना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? आगे है प्लाज्मा विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब थिकनेस इज ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन्स। ठीक है, अब ये जो प्लाज्मा की विस्कोसिटी है, ये जो गाढ़ापन है, चिपचिपापन है, ये क्यों है? ठीक, ये प्लाज्मा प्रोटीन्स की प्रेजेंस की वजह से है और मेनली कौन से होते हैं? एल्ब्यूमिन एंड फिब्रिनोजन। क्लियर? प्लाज्मा प्रोटीन्स विद द एक्सेप्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स आर फॉर्म्ड इन द लिवर। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन्स जो है वो लिवर में फॉर्म होते हैं एक्सेप्ट इम्यूनोग्लोबिन्स। ठीक, आगे है ग्लोबुलिन्स। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में। आगे सेकेंड कंपोनेंट कौन सा है प्लाज्मा का? ग्लोबुलिन। ठीक है, देयर मेन फंक्शंस आर, अब ग्लोबुलिन्स का मेन फंक्शन क्या है? They act as antibodies which are complex proteins produced by lymphocytes that play an important part in immunity. हम सब जानते हैं कि जो एंटीबॉडीज है, ठीक है, वो क्या है? लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, और उनका मेन काम क्या है? इम्यूनिटी को मेंटेन रखने में। आगे they bind to and neutralize foreign materials like antigens such as microorganisms. ठीक है, अब एंटीबॉडीज क्या करते हैं? वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री को प्रिवेंट करके रखते हैं बॉडी में। ठीक है, फॉरेन मटीरियल्स जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, उनसे बॉडी को बचा के रखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स एंड मिनरल सॉल्ट्स, दैट इज थायरोग्लोबुलिन कैरीज द हार्मोन थायरोक्सिन एंड ट्रांसफेरिन कैरीज द मिनरल आयरन। ठीक है, ये जो ग्लोबुलिन है ये और क्या काम करता है? ट्रांसपोर्ट करता है हार्मोन्स को और मिनरल सॉल्ट्स को, जैसे कि थायरोग्लोबुलिन क्या कैरी करता है? हार्मोन थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड से, और ट्रांसफेरिन कैरी करता है मिनरल आयरन। ठीक है, नेक्स्ट है क्लॉटिंग फैक्टर्स। ठीक, क्लॉटिंग फैक्टर्स का क्या रोल है? दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर का क्या काम है? ये ब्लड को कोएगुलेट करते हैं। कहीं पे भी चोट लगी है, ब्लीडिंग को रोकना है, तो वहां पे क्लॉटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, आगे है सीरम इज द प्लाज्मा फ्रॉम विच द क्लॉटिंग फैक्टर्स हैव बीन रिमूव्ड। ठीक, आगे द मोस्ट अबंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर इज फिब्रिनोजन। ठीक है, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा है? फिब्रिनोजन। आगे बात करते हैं एल्ब्यूमिन्स की। दीज आर द मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन्स, राइट? ये कितना हिस्सा बनाते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स का? अबाउट 60% ऑफ टोटल, राइट? ये पूरा जितना भी प्लाज्मा प्रोटीन्स है उसका 60% किससे बना हुआ है? एल्ब्यूमिन्स के साथ बना हुआ है, और एल्ब्यूमिन्स ही ऑस्मोटिक प्रेशर को बरकरार रखते हैं बॉडी में। ठीक है, देयर मेन फंक्शन इज टू मेंटेन नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, आगे है एल्ब्यूमिन्स ऑल्सो एक्ट्स एज कैरियर मॉलिक्यूल्स फॉर फ्री फैटी एसिड्स, सम ड्रग्स एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स। ठीक है, एल्ब्यूमिन्स किसके तौर पे एक्ट करते हैं? ठीक है, ये कैरियर एक्ट करते हैं
ठीक है, फैटी एसिड्स के लिए, किसी किसी ड्रग्स के लिए और स्टेरॉइड हार्मोन्स के लिए। क्लियर। आगे है इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या है अब, दीज हैव अ रेंज ऑफ फंक्शंस इंक्लूडिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस एंड पीएच ऑफ ब्लड इज मेंटेन्ड बिटवीन 7.35 एंड 7.45। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स का ये सारे फंक्शंस हैं। आगे है हार्मोन्स। अब हार्मोन्स का क्या काम है, दीज आर केमिकल मैसेंजर्स सिंथेसाइज्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, अब ये जो हार्मोन्स हैं इनको कौन सिक्रीट करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करते हैं। ठीक है, ये अपने अपने ग्लैंड्स से कोई ना कोई केमिकल मैसेज लेके निकलते हैं, यानी कि कोई फंक्शन करवाने निकलते हैं। क्लियर। आगे है hormones passes directly from the endocrine cells into the blood which transport them to their target tissues and organs where they influence cellular activity। ठीक है, अब हर एक एंडोक्राइन ग्लैंड का अलग अलग फंक्शन है और एंडोक्राइन ग्लैंड्स ब्लड में ही अपने हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं और ब्लड का काम है उनको अपने टारगेट टिश्यूज तक लेके जाना, टारगेट ऑर्गन्स तक लेके जाना, ताकि वो पर्टिकुलर सेल से वो काम करवा सकें। राइट। अब आगे है गैसेस। गैसेस का क्या काम है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन आर ट्रांसपोर्टेड इन द बॉडी डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। राइट। अब ये जो तीनों गैसेस हैं ये डिसॉल्व होती हैं प्लाज्मा में और ये बॉडी में डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती हैं। ठीक है, आगे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड इन कॉम्बिनेशन विथ HB इन द रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन क्या है, ये भी ट्रांसपोर्ट होती हैं पूरी बॉडी में। ठीक है, किसके साथ, किसके कॉम्बिनेशन के साथ, रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, आगे क्या है, और मोस्ट ऑक्सीजन इज कैरिड इन कॉम्बिनेशन विथ हीमोग्लोबिन एंड मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड एज बाइकार्बोनेट आयंस डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। ठीक है, ऑक्सीजन है वो कॉम्बिनेशन में होती है विथ हीमोग्लोबिन, ठीक है, ब्लड में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में होता है, डिसॉल्व होता है प्लाज्मा में। क्लियर। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंटर्स द बॉडी इन द सेम वे एज अदर गैसेस एंड इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा बट इट हैज नो फिजियोलॉजिकल फंक्शन। ठीक है, जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है उसी तरह जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो भी बॉडी के अंदर एंटर करती है बट उसका कोई फिजियोलॉजिकल फंक्शन नहीं है हमारी बॉडी में। ठीक, आगे है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या है, द प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन। ठीक है, दैट इज ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द एलिमेंट्री ट्रैक्ट। ठीक है, अब ये जो डाइजेशन के प्रोडक्ट्स हैं ये सारे, ठीक है, ये एब्जॉर्ब होते हैं ब्लड के थ्रू एलिमेंट्री ट्रैक्ट से। ठीक, क्या है, मिनरल सॉल्ट्स और विटामिन। ठीक है, ये बॉडी कैसे यूज करती है, इनको एनर्जी के लिए यूज करती है, हीट के लिए यूज करती है, ठीक है, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट के लिए यूज करती है अगर कोई सेल खराब हो गया है। ठीक है, एंड फॉर सिंथेसिस ऑफ अदर ब्लड कंपोनेंट्स। ठीक है, और दूसरे जो ब्लड कंपोनेंट्स हैं प्लाज्मा के अलावा उनको बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, और क्या है, बॉडी सिक्रीशंस के लिए हेल्प करती है। आगे है वेस्ट प्रोडक्ट्स। वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या है, यूरिया, क्रिएटिनिन एंड यूरिक एसिड आर द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के वेस्ट प्रोडक्ट्स कौन से हैं, यूरिया, क्रिएटिनिन एंड यूरिक एसिड। ठीक है, दे आर फॉर्म्ड इन द लिवर एंड कैरिड इन ब्लड टू द किडनीज फॉर एक्सक्रीशन। अब ये जो है सारा कुछ लिवर में बनते हैं, ठीक है, और ये किडनीज तक लेके जाए जाते हैं थ्रू द ब्लड, ठीक है, ताकि एक्सक्रीट किए जा सकें। ठीक, आगे है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। अब ये जो ब्लड है इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, ब्लड सेल्स आर सिंथेसाइज्ड मेनली इन रेड बोन मैरो। ठीक है, जो हमारे अंदर रेड बोन मैरो है, ब्लड सेल्स उसी में बनते हैं। सम लिम्फोसाइट्स एडिशनली आर प्रोड्यूस्ड इन लिम्फॉइड टिश्यू। कुछ लिम्फोसाइट्स हैं वो किस में बनते हैं, लिम्फॉइड टिश्यू में बनते हैं। तो बोन मैरो में क्या होता है, ऑल ब्लड सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। ठीक है, अब जो ब्लड सेल्स है वो किससे ओरिजिनेट होते हैं, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स से। ठीक है, ये क्या है, अनगिनत ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है। ये जो स्टेम सेल्स है प्लूरिपोटेंट, ठीक है, ये नॉन स्टॉप, ठीक है, सेल्स को प्रोड्यूस करने की पावर रखता है। ठीक, आगे क्या है, गो थ्रू सेवरल डेवलपमेंटल स्टेजेस बिफोर एंटरिंग द ब्लड। अब बोन मैरो में क्या होता है, ये जो सेल्स हैं वो अलग अलग स्टेजेस के थ्रू पास ऑन होते हैं ताकि ब्लड में उतरने से पहले वो पूरी तरह मैच्योर हो जाएं। ठीक है, डेवलप होके ही वो ब्लड में उतरेंगे। और बोन मैरो में क्या है, ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में जाते हैं। ठीक है, आगे डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स फॉलो सेपरेट लाइन ऑफ डेवलपमेंट। अब प्लाज्मा का अलग है डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है, और वाइट सेल्स का अलग होगा, प्लेटलेट्स का अलग होगा। इस तरह से सारे पहले मैच्योर होते हैं फिर जाके ब्लड में रिलीज होते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशन इज कॉल्ड हीमोपोइसिस। ठीक है, अब जो प्रोसेस है ब्लड सेल का उसको क्या बोलते हैं, हीमोपोइसिस। हीम मीन्स ब्लड एंड पोइसिस मीन्स फॉर्मेशन। ठीक है, आगे क्या है,
first few years of life, red marrow occupies the entire bone capacity. Over the next 20 years, it gradually replaced by फैटी येलो मैरो दैट हैज़ नो हेमोपोइटिक फंक्शन। ठीक है, अब जब बच्चा जन्म लेता है तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जो उसकी बोन होती है वो पूरी ऑक्यूपाइड होती है रेड मैरो के साथ, और जैसे जैसे 20 ईयर्स तक वो पहुंचता है बच्चा, ठीक है, तो वो रेड मैरो धीरे धीरे ऑक्यूपाई हो जाती है फैटी येलो मैरो के साथ, और उसका कोई हेमोपोइटिक यानी कि कोई ब्लड फॉर्मेशन में फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, आगे है इन एडल्ट्स। अब एडल्ट्स में जो हेमोपोइसिस है वो स्केलेटन में कहाँ कहाँ पे होती है। हेमोपोइसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, कहाँ होती है, फ्लैट बोन्स में होती है, इरेगुलर बोन्स में होती है, एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स एंड द मेन साइड्स कौन सी है, स्टर्नम है, रिब्स है, पेल्विस है और स्कल है। क्लियर। आगे है टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ब्लड सेल्स के कौन से टाइप्स हैं। नंबर 1 रेड ब्लड सेल, नंबर 2 व्हाइट ब्लड सेल और नंबर 3 प्लेटलेट्स। ठीक है, अब रेड ब्लड सेल के नीचे देखो, इसका क्या नाम है, एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, हम रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। दूसरा, इसका क्या काम है, हेल्प्स इन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड चेंज। ठीक है, आप डायग्राम में देख सकते हो। सेकंड है व्हाइट ब्लड सेल्स, इसका नाम क्या है, ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, इसका क्या काम है, नीचे देखो आप डायग्राम में, फाइट्स अगेंस्ट इन्फेक्शंस। ठीक है, अब प्लेटलेट्स को क्या नाम देते हैं हम, थ्रोम्बोसाइट्स, और प्लेटलेट्स का क्या काम है, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, हम पढ़ेंगे एरिथ्रोसाइट्स के बारे में। एरिथ्रोसाइट्स को हम रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। क्या होते हैं रेड ब्लड सेल्स, दीज आर बाइकनकेव डिस्क. The biconcavity increases their surface area for gas exchange and the thinness of the central portion allows fast entry and exit of the gases. ठीक है, अब डायग्राम में इसकी शेप देख सकते हो, ये बाइकनकेव है। ठीक है, और इन बाइकनकेव शेप की वजह से क्या होता है, जो इनका सेंटर एरिया होता है वो थिन होता है, और जिससे क्या है, जो गैसेस हैं वो फटाफट से एंट्री और एग्जिट करती रहती हैं। ठीक है, इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, इनका डायमीटर 7 माइक्रोमीटर्स का होता है, और इनका मेन फंक्शन क्या है, गैस ट्रांसपोर्ट मेनली ऑफ ऑक्सीजन, और ये क्या कैरी करते हैं, थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करते हैं। ठीक है, आगे है द सेल्स आर फ्लेक्सिबल सो दैट दे कैन स्क्वीज थ्रू द नैरो कैपिलरीज। ठीक है, ये जो सेल्स हैं ये फ्लेक्सिबल हैं। ठीक है, इनकी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, स्क्वीज होके कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। ठीक है, दे कंटेन नो इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स लिविंग मोर रूम फॉर एचपी। ठीक है, अब क्या है, इनके अंदर कोई इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स नहीं है। हमने ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा हुआ है सेल वीडियो में। ठीक है, तो क्या है, इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होने की वजह से जो ये रेड ब्लड सेल्स हैं इनमें ज्यादा स्पेस होती है हीमोग्लोबिन के लिए। ठीक है, द लार्ज पिगमेंटेड प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जो ज्यादा पिगमेंटेड होते हैं प्रोटीन, ठीक है, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं गैस ट्रांसपोर्ट के लिए। अब हम देखते हैं नॉर्मल वैल्यूज ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट काउंट कितना होना चाहिए बॉडी में, 4.5 to 6.5 मिलियन पर क्यूबिक mm। हेमोग्लोबिन कितना होना चाहिए मेल में, 13 to 18 ग्राम्स पर 100 ml, और फीमेल में कितना होना चाहिए, 11.5 to 16.5 ग्राम्स पर 100 ml। ठीक है, हम पढ़ते हैं लाइफ स्पैन एंड फंक्शंस ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, अब ये रेड ब्लड सेल्स का क्या लाइफ स्पैन और फंक्शन होता है। एरिथ्रोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन रेड बोन मैरो। ठीक है, ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, विच इज प्रेजेंट इन एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स इन फ्लैट एंड इरेगुलर बोन्स। ठीक है, ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। दे पास थ्रू सेवरल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बिफोर एंटरिंग। ये हमने पढ़ा हुआ है कि ये ब्लड स्ट्रीम में उतरने से पहले मैच्योर होते हैं। ठीक है, डेवलप होते हैं, और इनकी जो डेवलपमेंट की स्टेजेस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। ठीक है, आगे क्या है, देयर लाइफ स्पैन इन द सर्कुलेशन इज अबाउट 120 डेज। ठीक है, सो इनका लाइफ स्पैन क्या है सर्कुलेशन में, 120 डेज का होता है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स फ्रॉम स्टेम सेल्स टेक्स अबाउट 7 days एंड इज कॉल्ड एरिथ्रोपोइसिस। ठीक, राइट। अब हमने ऊपर पढ़ा है कि ये सेवरल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में जाते हैं। ठीक है, तो उस स्टेजेस को कितना टाइम लगता है प्रॉपर इनकी डेवलपमेंट के लिए, 7 days लेते हैं ये। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं, जिसमें रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक, सो हमने क्या पढ़ा लाइफ स्पैन में, कि इनका जो लाइफ स्पैन है वो 120 days का होता है। ब्लड स्ट्रीम में उतरने से पहले ये जो एरिथ्रोसाइट्स हैं ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में जाते हैं, जो अबाउट 7 days का होता है। ठीक है, और इसके फॉर्मेशन को प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। ठीक, आगे क्या है, द इमेच्योर सेल्स आर रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम एज रेटिकुलोसाइट्स एंड देन मैच्योर इनटू एरिथ्रोसाइट्स ओवर अ डे और 2 विद इन द सर्कुलेशन। ठीक है, अब ये क्या है, जो इमेच्योर सेल्स हैं
ठीक है, वो किस फॉर्म में रिलीज होते हैं, ब्लड में रेटिकुलोसाइट्स की फॉर्म में रिलीज होते हैं और 1 से 2 दिन में ये कंप्लीट एरिथ्रोसाइट बन जाते हैं। ठीक, आगे ड्यूरिंग दिस टाइम दे लूज देयर न्यूक्लियस एंड देयरफॉर बिकम इनकेपेबल ऑफ डिवीजन। ठीक है, जब ये रेटिकुलोसाइट से एरिथ्रोसाइट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं तब जो न्यूक्लियस है इनमें वो एब्सेंट हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, ताकि आगे डिवीजन ना हो सके फर्दर। ठीक है, बोथ विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड आर रिक्वायर्ड फॉर रेड ब्लड सेल सिंथेसिस। ठीक है, अब रेड ब्लड सेल की सिंथेसिस के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड, दे आर एब्सॉर्ब्ड इन द इंटेस्टाइन्स, ये दोनों इंटेस्टाइन में एब्सॉर्ब होते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में। व्हाट इज हीमोग्लोबिन? इट इज अ लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। ठीक है, जो हीमोग्लोबिन है वो एक लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। ठीक है, उसमें क्या क्या होता है, अ ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है, जिसका नाम है ग्लोबिन। ठीक है, और अ पिगमेंटेड आयरन कंटेनिंग कम्प्लेक्स कॉल्ड हीम। ठीक है, ये हीम प्लस ग्लोबिन से मिलकर हीमोग्लोबिन बना हुआ है। ठीक है, आयरन कंटेंट प्लस ग्लोबुलर प्रोटीन कंटेंट से जुड़ के ये हीमोग्लोबिन कहलाता है। आगे है, ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कंटेन्स 4 ग्लोबिन चेन्स एंड 4 हीम यूनिट्स ईच विथ 1 एटम ऑफ आयरन। राइट, अब ये जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है उसमें 4 ग्लोबिन चेन्स होती हैं। ठीक है, और साथ के साथ 4 हीम यूनिट्स होती हैं और हर एक में एक एक एटम ऑफ आयरन होता है। राइट, as each atom of iron can combine with an oxygen molecule, this means that a single hemoglobin molecule can carry up to 4 molecules of oxygen। ठीक, ऊपर हमने पढ़ा है कि हर एक यूनिट के पास 1 एटम ऑफ आयरन है। ठीक है, अब ये जो एटम ऑफ आयरन है, ठीक है, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करते हैं। यानी कि अब कितने हैं, 4 हीमोग्लोबिन यूनिट्स हैं, तो यानी सिंगल हीमोग्लोबिन जो है दैट कैन कैरी अप टू 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। राइट, एन एवरेज रेड ब्लड सेल कैरीज अबाउट 280 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल एवरेज होता है वो कितने कैरी करता है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स 280 मिलियन। राइट, गिविंग ईच सेल अ थ्योरेटिकल ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ओवर अ बिलियन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। राइट, अब 280 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक, तो हमने पढ़ा है ना कि एक जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है उसमें 4 ग्लोबिन चेन्स होती हैं और 4 हीम यूनिट्स होती हैं और हर यूनिट के पास 1 एटम ऑफ आयरन होता है। ठीक है, यहाँ पे तो 280 मिलियन जो है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स है। अगर वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कैरी करेंगे तो कितना, ओवर अ बिलियन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को वो कैरी करते हैं। राइट, आयरन इज कैरिड इन द ब्लड स्ट्रीम बाउंड टू इट्स ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ट्रांसफेरिन एंड स्टोर्ड इन लिवर। राइट, अब ये जो आयरन है ये ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफेरिन फॉर्म में होता है और ये लिवर में जाके स्टोर होता है। नॉर्मल रेड सेल प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ स्टेडी सप्लाई ऑफ आयरन। जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन है उसको कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ आयरन चाहिए। आयरन एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल इज वेरी स्लो। राइट, अब आगे देखते हैं, द कलर ऑफ द ब्लड चेंजेस एज द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द ब्लड इंक्रीजेस। ठीक है, जैसे जैसे ऑक्सीजन का कंटेंट ब्लड में इंक्रीज होगा वैसे वैसे जो कलर है वो चेंज होगा। ब्राइट रेड कलर इंडिकेट्स ब्लड रिच इन ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ द हाई लेवल्स ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इट कंटेन्स। राइट, अगर ब्राइट रेड कलर है तो मतलब उसमें ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन प्रेजेंट है और डार्क ब्लूइश कलर है ब्लड विथ लोअर ऑक्सीजन लेवल्स। राइट, अब आगे है डिस्ट्रक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। द लाइफ स्पैन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स इज अबाउट 120 days एंड देयर ब्रेकडाउन और हीमोलाइसिस इज कैरिड आउट बाय फेगोसाइटिक रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स। राइट, अब ये जो लाइफ स्पैन है एरिथ्रोसाइट्स का ये 120 days का होता है और जब ये ब्रेकडाउन होता है एरिथ्रोसाइट्स का हम इसको क्या बोलते हैं, हीमोलाइसिस बोलते हैं। और ये कौन कैरी आउट करता है, फेगोसाइटिक रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स करते हैं। राइट, these cells are found in many tissues but the main sites of hemolysis are present in spleen, bone marrow and liver। right, ये जो साइट है hemolysis की ये कहाँ कहाँ होती है, spleen, bone marrow and liver में होती है। as erythrocytes age their cell membrane become more fragile and so मोर ससेप्टेबल टू हीमोलाइसिस। ठीक है, जैसे जैसे जो एरिथ्रोसाइट्स हैं ये 120 डेज का अपना जो साइकिल है इसको कंप्लीट करने वाले होते हैं, एजिंग प्रोसेस में होते हैं, तो क्या होता है जो इनके सेल मेम्ब्रेन है वो बहुत ज्यादा फ्रेजाइल बन जाते हैं। फ्रेजाइल मतलब इजीली टूटने लग जाते हैं एंड ये मोर ससेप्टेबल टू हीमोलाइसिस, यानी कि हीमोलाइसिस के प्रोसेस के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। आयरन रिलीज्ड बाय हीमोलाइसिस इज रिटेन्ड इन द बॉडी एंड इज रीयूज्ड इन द बोन मैरो टू फॉर्म न्यू हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। और जो आयरन रिलीज होती है जब ये जो रेड ब्लड सेल्स की ब्रेकडाउन होती है, ठीक है, हीमोलाइसिस के दौरान, वो बॉडी में ही रिटेन रह जाती है आयरन और उसको बोन मैरो अगेन रीयूज कर लेती है टू फॉर्म न्यू HB मॉलिक्यूल्स। राइट, बिलीवर्डिन इज फॉर्म्ड फ्रॉम द हीम पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन। राइट, अब ये जो वर्ड है बिलीवर्डिन ये कहाँ से फॉर्म हुआ है, हीम पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन। बिफोर बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू लिवर इट इज ऑलमोस्ट कन्वर्टेड टू येलो पिगमेंट बिलीरुबिन। अब ये जो बिलीवर्डिन है, ठीक है, लीवर को
ट्रांसपोर्ट होने से पहले, ठीक है, ये ऑलमोस्ट येलो कलर में, येलो पिगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। और हम सब जानते हैं येलो पिगमेंट को क्या बोलते हैं, लीवर के को बिलीरुबिन बोलते हैं। इन द लीवर इट इज चेंज्ड from a fat soluble to a water soluble form to be excreted as a constituent of bile। ठीक है, अब ये लीवर में जाके क्या है, फैट soluble से अपनी फॉर्म को चेंज करेगा इनटू वाटर soluble, ताकि ये इजीली जो है मिक्सअप हो जाए, ठीक है, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बाइल के तौर पे ये एक्सक्रीट किया जा सके बॉडी से, राइट। आगे है ब्लड ग्रुप्स। Individuals have different blood types of antigen on the surfaces of their red blood cells, right। अब different जो लोग हैं, ठीक है, उनके पास different antigens होते हैं, ठीक है, on the surface of blood cells। These antigen which are inherited determine the individual's blood group, right। और जो ये inherit होते हैं, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो ये antigens चलते हैं, वो एक blood group जो है उसको बनाते हैं, right। In addition, individuals make antibodies to this antigen but not to their own type of antigen because it can lead to a transfusion reaction which can be fatal, right। अब ये जो इंडिविजुअल्स की बॉडी है, ठीक है, हर एक इंसान की जो बॉडी है ये एंटीबॉडीज क्रिएट करती हैं दूसरे एंटीजन्स के लिए, बट अपने ही ब्लड टाइप के एंटीजन के लिए नहीं। अगर ये अपने ही ब्लड टाइप के लिए एंटीजन क्रिएट करेंगी तो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाता है जो कि जानलेवा होता है। इफ इंडिविजुअल्स आर ट्रांसफ्यूज्ड विद ब्लड ऑफ द सेम ब्लड ग्रुप, ठीक है, यानी कि अगर जब इंडिविजुअल को सेम तरह का ही ब्लड चढ़ाया जाता है, पोजेसिंग द सेम एंटीजेंस ऑन द सर्फेस ऑफ द सेल, सेम एंटीजेंस के साथ, ठीक है, एंटीजेंस क्या है, ए पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव ही ब्लड ग्रुप चढ़ेगा, ठीक है। देयर इम्यून सिस्टम विल नॉट रिकॉग्नाइज देम एज फॉरेन एंड विल नॉट रिजेक्ट देम, राइट। अब ए वाले को, ए पॉजिटिव वाले को ए पॉजिटिव ही ब्लड ग्रुप चढ़ाएंगे तो वो कभी भी उसको रिजेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। एंटीजेंस को कभी भी एंटीबॉडीज हार्म नहीं करेंगी, वो उन एंटीजेंस को फॉरेन बॉडी की तरह नहीं कंसीडर करते, इसलिए उसको नहीं रिजेक्ट करते हैं, राइट। इसके उल्टा क्या है, इफ दे आर ट्रांसफ्यूज्ड विथ ब्लड फ्रॉम एन इंडिविजुअल ऑफ अ डिफरेंट ब्लड टाइप, अब ए पॉजिटिव वाले को बी पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया गया है तो क्या होगा, जो उसके बॉडी के एंटीबॉडीज हैं, ठीक है, वो उसको फॉरेन मटेरियल के तौर पे रिकॉग्नाइज करेंगे और उसको वहीं पे खत्म कर देंगे, ठीक है। With a different type of antigen on the red cells, their immune system will attract and destroy the transfused cells, right। The basis of the transfusion reaction, the two blood types, the donor and the recipient are incompatible, ठीक। बेसिस है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का वो कौन है, डोनर का ब्लड और रिसिपिएंट का ब्लड, ठीक है। अगर वो इनकम्पैटिबल है, ठीक है, ए पॉजिटिव वाले को बी वाले का चढ़ा दिया है तो वहां पे ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन क्रिएट होगा और वो फेटल है, जानलेवा है, राइट। देयर आर मेनी डिफरेंट कलेक्शंस ऑफ रेड सेल सरफेस एंटीजेंस बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर एबीओ एंड द रेसिस सिस्टम, ठीक। अब हम वन बाय वन इनको पढ़ेंगे। एबीओ सिस्टम कौन सा है, द एबीओ सिस्टम अबाउट 55% ऑफ द पॉपुलेशन हैज ईदर, ठीक है। अब 55% जो पॉपुलेशन है, ठीक है, उनका या तो ए टाइप एंटीजन होता है यानी कि ब्लड ग्रुप ए को बिलोंग करते हैं, बी टाइप एंटीजन होता है यानी ब्लड ग्रुप बी को बिलोंग करते हैं, बोथ ब्लड ग्रुप ए एंड बी होता है ऑन देयर रेड ब्लड सेल सरफेस, राइट। अब जो रिमेनिंग 45% लोग हैं उनका ना ए होता है एंटीजन ना बी टाइप का एंटीजन होता है, उनका ब्लड ग्रुप फिर कौन सा होगा, जिसमें ना ए एंटीजन प्रेजेंट है ना बी एंटीजन प्रेजेंट है, उनका ब्लड ग्रुप ओ होता है, राइट। द कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज आर कॉल्ड एंटी ए एंड एंटी बी, राइट। अब जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो किसके, उनको क्या नाम देते हैं हम, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी, राइट, एंटी ए एंड एंटी बी। अब ब्लड ग्रुप ए इंडिविजुअल कैन नॉट मेक एंटी ए बट दे कैन मेक एंटी बी, ठीक है। अब जो ए वाले ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल्स हैं वो कभी भी एंटी ए एंटीबॉडी नहीं बनाएंगे, वो कौन सा वाला बनाएंगे, एंटी बी वाला बनाएंगे। और जो बी ग्रुप वाले हैं वो एंटी ए का एंटीबॉडी बनाएंगे, ठीक है। ब्लड ग्रुप ए बी मेक नीदर, ठीक है, ए बी वाला कुछ नहीं बनाएगा एंटीबॉडी क्योंकि उसको वो एज अ रिसिपिएंट एक्ट करता है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, वो ए से भी ब्लड ले सकता है और बी से भी ब्लड ले सकता है क्योंकि उसके अंदर ना तो एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है ना एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है, क्लियर। अब आगे देखते हैं, ये चार्ट में आप क्लियरली देख सकते हो, ठीक है। रेड ब्लड सेल टाइप है ए बी एंड ओ, ऊपर ग्रुप देखो आप, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी एंड ग्रुप ओ, ठीक है, ठीक है। अब ये जो ग्रुप ए है आप देख सकते हो एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा में आप देखोगे वो क्या बना रहा है, एंटीबॉडी बी, यानी ए वाला हमेशा
बी का ब्लड नहीं लेगा, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना के रखेगा, ठीक है। और वो किसके साथ मैच ऑन करता है? सिर्फ ए एंटीजन के साथ, ठीक। ब्लड ग्रुप भी आप देखोगे एंटीबॉडी ए बना रहे हैं, ब्लड ग्रुप ए भी, ठीक है, क्या बना रहा है? कोई भी एंटीबॉडी नहीं बना रहा है, ठीक है। वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, वो ए से भी ब्लड ले सकता है और बी वाले से भी ब्लड ले सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो चार्ट में ब्लड ग्रुप ओ है, वो एंटीबॉडी ए भी बना रहा है और एंटीबॉडी बी भी बना रहा है। बिकॉज ब्लड ग्रुप AB make neither A antibody nor B antibody, they are sometimes known as universal recipient, ठीक है। इनको क्या है, हम AB ब्लड ग्रुप वालों को क्या कहेंगे? यूनिवर्सल रिसिपिएंट्स कहेंगे, क्योंकि वो A से भी ब्लड ले सकते हैं और B से भी ब्लड ले सकते हैं, ठीक है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ईदर A और B टाइप इनटू दीज इंडिविजुअल्स इज लाइकली टू बी सेफ। A वाला भी अगर ब्लड दे देगा तो भी ठीक है, B वाला भी दे देगा तो भी सेफ है, सिंस देयर आर नो एंटीबॉडीज टू रिएक्ट विद देम, राइट। कन्वर्सली अब इसके उल्ट क्या है? Group O people have neither A nor B antigens on their red cell membranes and their blood may be safely transfused into A, B, AB or O types. Blood group O is sometimes known as universal donor, ठीक है। अब क्या है? ब्लड ग्रुप O जो है, ठीक है, उसके पास ना तो A एंटीजेंस है ना B एंटीजेंस है, ठीक है। तो क्या है, वो इजीली A को, B को और AB या O को इजीली जो ब्लड है वो डोनेट कर सकता है, इसलिए उसको यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। प्रायर टू ट्रांसफ्यूजन क्रॉस मैचिंग इज स्टिल रिक्वायर्ड टू एंश्योर दैट देयर इज नो रिएक्शन बिटवीन द डोनर एंड द रिसिपिएंट्स ब्लड। कभी भी ब्लड चढ़ाने से पहले, ठीक है, क्रॉस मैचिंग होना उसका बहुत ज़रूरी है, ताकि जो है डोनर और रिसिपिएंट का ब्लड है वो देख लिया जाए, अच्छी तरह से जांच लिया जाए कि उनमें कभी भी कोई रिएक्शन ना हो, ठीक। आगे है the rhesus system. Rh factor is also known as the rhesus factor. It is a type of protein found on the outside of the red blood cells, ठीक है। अभी RH फैक्टर क्या है? ये एक तरह का प्रोटीन आप डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है, ब्लड सेल के बाहर वाली परत पे प्रेजेंट होता है। द प्रोटीन इज जेनेटिकली इनहेरिटेड, ये प्रोटीन होता है, ठीक है। और ये क्या है? पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला प्रोटीन है। इफ द प्रोटीन इज प्रेजेंट देन द पर्सन इज सेड टू बी RH पॉजिटिव। अगर ये प्रोटीन प्रेजेंट है तो बंदे को हम क्या बोल देंगे कि वो RH पॉजिटिव है। इफ अ पर्सन इज नॉट इनहेरिटेड with the protein then he is said to be RH negative. अगर ये प्रोटीन नहीं प्रेजेंट है तो हम उसको RH नेगेटिव बोल देंगे। rhesus यानी RH एंटीजन और rhesus फैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेड ब्लड सेल मेम्ब्रेन एंटीजन, ठीक है। जो rhesus फैक्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेड ब्लड सेल मेम्ब्रेन एंटीजन है। इट इंडिकेट्स वेदर द ब्लड ऑफ टू डिफरेंट पीपल इज कंपैटिबल व्हेन मिक्स, ठीक है। इसी के थ्रू हमें पता चल जाता है कि अगर हम किसी का खून किसी को चढ़ा रहे हैं तो उसमें कंपैटिबिलिटी है या नहीं है। अगर वो मिक्स हो जाएगा, राइट, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट करेगा, ठीक है। सच एज द ब्लड ऑफ द मदर एंड द बेबी एट बर्थ, इफ दे हैव डिफरेंट ब्लड ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स इट मे कॉज प्रॉब्लम, ठीक है। अगर डिलीवरी के दौरान मदर का ब्लड ग्रुप कुछ और है, RH नेगेटिव है, बेबी का पॉजिटिव है, या फिर मदर का पॉजिटिव है, बेबी का नेगेटिव है, तो वो क्या होगा? प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। आगे हम पढ़ेंगे ल्यूकोसाइट्स के बारे में। ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स को बोलते हैं। दीज सेल्स हैव एन इंपॉर्टेंट फंक्शन इन डिफेंस एंड इम्यूनिटी, ये डिफेंस एंड इम्यूनिटी में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ल्यूकोसाइट्स आर द लार्जेस्ट ब्लड सेल्स बट दे अकाउंट फॉर ओनली अबाउट 1% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम, ठीक है। जो ल्यूकोसाइट्स हैं ये लार्जेस्ट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। इनका जो साइज होता है वो बड़ा होता है, बट ये सिर्फ 1% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम को बनाते हैं। दे कंटेन न्यूक्लियाई, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। दे हैव सम ग्रैन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या है ये हमने अपनी सेल वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, ठीक। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स। कौन से है? ग्रैन्युलोसाइट्स, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। इनमें कौन से आते हैं? न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। और ए ग्रैन्युलोसाइट्स में कौन से आते हैं? मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। राइजिंग व्हाइट सेल नंबर्स इन द ब्लड स्ट्रीम यूजुअली इंडिकेट अ फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम दैट इज इन्फेक्शन, ट्रॉमा और मैलिग्नेंसी, ठीक है। कभी भी अगर ये व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं ल्यूकोसाइट्स, इनका जो नंबर है वो इंक्रीज दिखे ब्लड स्ट्रीम में, यानी वहां पे कोई ना कोई जरूर फंक्शनल प्रॉब्लम है बॉडी की, या तो इन्फेक्शन हुआ है या किसी इंजरी की वजह से या फिर कैंसर की वजह से है, राइट। आगे है ग्रैन्युलोसाइट्स। हम 1 बाय 1 इनकी टाइप्स पढ़ने वाले हैं, जिसका दूसरा नाम है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स इज कॉल्ड ग्रैन्युलोपोइसिस, ठीक है। अब ये जो व्हाइट ब्लड सेल की फॉर्मेशन होती है इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रैन्युलोपोइसिस बोलते हैं। ड्यूरिंग ग्रैन्युलोपोइसिस दे फॉलो अ कॉमन लाइन ऑफ डेवलपमेंट थ्रू माइलोब्लास्ट, ठीक है। अब ग्रैन्युलोपोइसिस के दौरान क्या है? एक कॉमन लाइन ऑफ डेवलपमेंट होती है, ठीक है। और ये किसके थ्रू होती है? माइलोब्लास्ट के थ्रू होती है। माइलोब्लास्ट होता क्या है?
अ टाइप ऑफ इमेच्योर वाइट ब्लड सेल दैट फॉर्म्स इन द बोन मैरो। ठीक है, ये पहले तो माइलोब्लास्ट के फॉर्म से स्टार्ट होता है। ठीक है, और माइलोब्लास्ट होता क्या है, इमेच्योर वाइट ब्लड सेल होता है। ठीक है, जो कि बोन मैरो में फॉर्म होता है। ठीक है, माइलोब्लास्ट से किस में डेवलप होते हैं, माइलोसाइट में होते हैं। ठीक है, ये माइलोसाइट क्या है, एक मैच्योर व्हाइट ब्लड सेल है बिफोर डिफरेंशिएटिंग इनटू द 3 टाइप्स। ठीक, अब ये जो माइलोब्लास्ट है बिकम मैच्योर व्हाइट ब्लड सेल्स कॉल्ड ग्रैन्युलोसाइट्स। अब ये जो माइलोब्लास्ट है जब ये मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, और इनमें ग्रैन्युलोसाइट्स की कौन सी क्लासिफिकेशन है, neutrophils, basophils and eosinophils, right? All granulocytes have multi-lobed nuclei in this cytoplasm. ठीक है, अब ये जो granulocytes हैं, ठीक है, इनका जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर मल्टी लोब्ड है, मतलब मल्टीपल नंबर ऑफ लोब्स प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में, राइट? देयर नेम रिप्रेजेंट द डाइज दे टेक अप व्हेन स्टेन्ड इन द लैबोरेटरी. For example, eosinophils take up the red acid dye named eosin. Basophils take up alkaline methylene blue. Neutrophils are purple because they take up the both dyes, right? आगे है न्यूट्रोफिल्स. न्यूट्रोफिल्स क्या है, these small fast and active scavengers that protect the body against bacterial invasion and remove dead cells and debris from the डैमेज टिश्यू. ठीक है, अब जो न्यूट्रोफिल्स क्या है, ये स्कैवेंजर्स के टाइप में एक्ट करते हैं, स्कैवेंजर्स के फॉर्म में एक्ट करते हैं. ये छोटे छोटे होते हैं और बहुत फास्ट होते हैं, जो कि बॉडी में अगर कोई भी इन्फेक्शन, बैक्टीरियल वगैरह, कोई भी रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, डेब्रिस है, कचरा है, ठीक है, उसको फटाफट से ये डाइजेस्ट कर जाते हैं, खा जाते हैं, राइट? दे आर अट्रैक्टेड इन लार्ज नंबर्स टू एनी एरिया ऑफ इन्फेक्शन बाय केमिकल सब्सटेंस नोन एज कीमोटैक्सिन्स विच आर रिलीज बाय डैमेज सेल्स. ठीक, अभी जो न्यूट्रोफिल्स हैं, ठीक है, ये कैसे अट्रैक्ट होते हैं जहाँ पे भी इन्फेक्शन वगैरह होती है, कैसे, जो डैमेज सेल्स हैं वो कीमोटैक्सिन्स नाम का केमिकल सब्सटेंस जो है उसको रिलीज करते हैं. तो न्यूट्रोफिल्स को पता लग जाता है कि यहाँ पे इन्फेक्शन है और वो जल्द से वहाँ पे पहुँच जाते हैं. और ये जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा हाईली मोबाइल होते हैं, मतलब फास्ट चलने वाले होते हैं. ठीक है, और आगे देखो क्या है, Their numbers rise very quickly in an area of damaged or infected tissue. ठीक है, जहाँ पे भी डैमेज और इन्फेक्टेड टिश्यू है, इनका जो नंबर है वो बहुत इजीली राइज अप कर जाता है और वो उसको वहाँ पे पर्टिकुलरली जाके अटैक करके उस सेल को खत्म कर देते हैं. क्लियर? वंस देयर दे एनगल्फ एंड किल बैक्टीरिया बाय फेगोसाइटोसिस. एक बार वो जगह पे पहुँच के साइट ऑफ इन्फेक्शन पे, वो फेगोसाइटोसिस के माध्यम से फटाफट से बैक्टीरिया को खा जाएंगे. देयर न्यूक्लियाई आर कैरेक्टरिस्टिकली कम्प्लेक्स with up to 6 lobes and their granules are lysosomes containing enzymes to digest engulfed material. ठीक, राइट? अब जो न्यूक्लियाई का स्ट्रक्चर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, उसमें 6 लोब्स तक प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो लाइसोसोम्स होते हैं जिनमें एंजाइम्स होते हैं जो इजीली मटेरियल को डाइजेस्ट कर जाते हैं. ठीक, न्यूट्रोफिल्स लिव ऑन एवरेज 6 to 9 आवर्स इन द ब्लड स्ट्रीम. ठीक है, 6 to 9 आवर्स तक ये ब्लड स्ट्रीम में जिंदा रहते हैं. Pus that may form in an infected area consists of dead tissue cells, dead and live microbes and phagocytes killed by microbes. ठीक है, जो पस फॉर्मेशन वहाँ पे होती है इन्फेक्टेड एरिया में, वो क्या क्या होती है, इन चीज़ों से बनी हुई होती है. डेड टिश्यू सेल से, डेड एंड लाइव माइक्रोब्स एंड फेगोसाइट्स किल द बैक्टीरिया बाय माइक्रोब्स. ठीक, आगे है इयोसिनोफिल्स. Eosinophils, although capable of phagocytosis, are less active than. ये जो eosinophils होते हैं ये न्यूट्रोफिल से कम एक्टिव होते हैं. Their specialized role appears to be in the elimination of parasites such as worms which are too big to be phagocytosed. ठीक है, अब इनका स्पेशल काम क्या है eosinophils का? ये जो worms वगैरह बच्चों के पेट में हो जाते हैं, बड़ों के भी पेट में हो जाते हैं, तो ये उनको बाहर निकालने में हेल्प करते हैं, राइट? They are equipped with certain toxic chemicals stored in their granules which are released by them when the eosinophil binds to an infecting organism. राइट? अब क्या है, ये जो इसिनोफिल्स होते हैं इनमें टॉक्सिक केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ग्रैन्यूल्स में स्टोर हुए होते हैं, और जैसे ही इसिनोफिल कहीं पे एक्ट कर रहा होता है इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म पे, तब ये जो टॉक्सिक केमिकल्स है रिलीज करके उसको बाहर निकालने में हेल्प करते हैं, राइट? Eosinophils are often found at sites of allergic inflammation such as the asthmatic airway and skin allergies, right? ये यहाँ पे इन sites पे present होते हैं. They promote tissue inflammation by releasing their array of toxic chemicals, but they may also dampen down the inflammatory process through the release of other chemicals such as an enzyme that breaks down the histamine. ठीक है, अब क्या है, यही inflammation को बढ़ावा देते हैं अपने toxic chemicals release करके, और बाद में यही inflammatory process को खत्म कर देते हैं. ठीक है, enzymes को release करके जो कि हिस्टामिन को ब्रेक डाउन कर देता है, राइट? आगे है बेसोफिल्स. बेसोफिल्स क्या है? बेसोफिल्स which are closely associated with allergic reactions contain cytoplasmic granules packed with heparin, histamine and other substances that
दैट प्रमोट इन्फ्लामेशन। अब क्या बेसोफिल्स है, ये किसके साथ एसोसिएटेड है? एलर्जिक रिएक्शंस के साथ है, ठीक है। इनके पास जो साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स है उनमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? हेपरिन, जो कि एक एंटीकोएगुलेंट है। एंटीकोएगुलेंट का क्या काम होता है? वो वहां पे जो खून है जमने नहीं देता है, क्लॉटिंग नहीं होने देता है। हिस्टामिन, जो कि इन्फ्लामेटरी एजेंट है, और अदर सब्सटेंसेस जो कि इन्फ्लामेशन को प्रमोट करते हैं। यूजुअली द स्टिमुलस दैट कॉजेस बेसोफिल टू रिलीज द कंटेंट्स ऑफ देयर ग्रैन्यूल्स इन एन एलर्जन एंड एंटीजन दैट कॉजेस एलर्जी ऑफ सम टाइप, ठीक। स्टिमुलस है, ये जो एलर्जिक रिएक्शंस है, ठीक है, वो ट्रिगर करते हैं बेसोफिल्स को कि अपने कंटेंट्स को रिलीज कर सके। दिस बाइंड्स टू एंटीबॉडी टाइप रिसेप्टर्स ऑन द बेसोफिल मेम्ब्रेन, राइट। आगे है अ सेल टाइप वेरी सिमिलर टू बेसोफिल्स एक्सेप्ट दैट इट इज फाउंड इन द टिश्यूज नॉट इन द सर्कुलेशन इज द मास्ट सेल्स, ठीक है। ठीक है, अब जो बिल्कुल बेसोफिल जैसा सेल टाइप है वो कौन है? मास्ट सेल है। ये मास्ट सेल हमने अपनी टिश्यूज वाले वीडियो में पढ़ा हुआ है, राइट। तो क्या है, ये जो मास्ट सेल होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं, नॉट इन सर्कुलेशन में। मास्ट सेल्स रिलीज ए ग्रैन्यूल कंटेंट्स विद इन सेकेंड्स ऑफ बाइंडिंग एन एलर्जन विच अकाउंट्स फॉर द रैपिड ऑनसेट ऑफ द एलर्जिक सिम्टम्स फॉलोइंग टू एक्सपोजर टू फॉर एग्जाम्पल पोलन इन हे फीवर, ठीक है। अभी जो मास्ट सेल्स होती है क्या होते हैं? जैसे ही एलर्जन के कांटेक्ट में होते हैं फटाफट से इनका जो ग्रैन्यूल है अपने कंटेंट्स को रिलीज कर देता है और ये फटाफट से क्या है, एलर्जिक सिम्टम्स को क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, ठीक। ए ग्रैन्यूलोसाइट्स, द मोनोसाइट्स एंड द लिम्फोसाइट्स मेक अप 25 to 50% of the total leukocyte count, ठीक। They have a large nucleus and no cytoplasmic granules. आगे है मोनोसाइट्स, these are the largest of the white blood cells, ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स में। सम सर्कुलेट इन द ब्लड एंड आर एक्टिवली मोटाइल एंड फेगोसाइटिक, कुछ तो ब्लड में इजीली सर्कुलेट करते हैं, मोटाइल होते हैं यानी कि उनमें मूवमेंट की प्रॉपर्टी है, और क्या है, फेगोसाइटिक होते हैं। वाइल अदर्स, जो इनके अलावा है, वो माइग्रेट इनटू द टिश्यूज वेयर दे डेवलप इनटू मैक्रोफेजेस, वो टिश्यूज में जाके मैक्रोफेजेस के तौर पे डेवलप होते हैं। बोथ टाइप्स ऑफ सेल प्रोड्यूस interleukin 1 which acts on the hypothalamus causing the rise in the body temperature associated with microbial infection, stimulates the production of some globulins by the liver, enhances the production of activated T lymphocyte, ठीक है। अब ये जो दोनों टाइप्स के मोनोसाइट्स हैं ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? इंटरल्यूकिन 1, ठीक है, जो हाइपोथैलेमस में जाके एक्ट करते हैं। हमें सबको पता है कि हाइपोथैलेमस जो है वो बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर है, ठीक है। द राइज इन द बॉडी टेम्परेचर, जब भी हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होती है तो बॉडी का टेम्परेचर जो है राइज हो जाता है। स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ ग्लोबुलिन्स, ठीक है, और इससे क्या होता है, जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, उनकी प्रोडक्शन जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। मैक्रोफेजेस हैव इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन इन्फ्लामेशन एंड इम्यूनिटी, ठीक है। इन्फ्लामेशन एंड इम्यूनिटी में मैक्रोफेजेस का बहुत बड़ा रोल है, ठीक। द मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम, this is sometimes called reticuloendothelial system and consists of the body's complement of monocytes and macrophages, ठीक है। ठीक है, ये जो मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम है इसको हम रेटिक्यूलोएंडोथेलियल सिस्टम भी बोलते हैं। सम मैक्रोफेजेस आर मोबाइल, ठीक है, मूवमेंट प्रॉपर्टी है उनमें, वेयरएज अदर्स आर फिक्स्ड, कुछ फिक्स हैं, प्रोवाइडिंग इफेक्टिव डिफेंस एट की बॉडी लोकेशंस, ठीक है, जो कि बॉडी को डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। क्लियर। कलेक्शंस ऑफ फिक्स्ड मैक्रोफेजेस इंक्लूड, अब जो फिक्स्ड मैक्रोफेजेस उनका क्या क्या काम है, कहाँ पे हैं? साइनोवियल सेल्स इन जॉइंट्स, लैंगरहैंस सेल्स इन द स्किन एंड माइक्रोग्लिया इन द ब्रेन एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पे जो फिक्स्ड मैक्रोफेजेस है इनकी जो साइट्स है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। मैक्रोफेजेस हैव अ डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोटेक्टिव फंक्शंस, जो मैक्रोफेजेस है वो प्रोटेक्टिव फंक्शंस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं क्योंकि डिफरेंट टाइप्स है उनकी, राइट। दे आर एक्टिवली फेगोसाइटिक एंड आर मच मोर पावरफुल एंड लॉन्गर लिव्ड देन स्मॉल न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। ये क्या है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये न्यूट्रोफिल से ज्यादा टाइम एग्जिस्ट करते हैं, ठीक। They synthesize and released an array of biological active chemicals called cytokines including interleukin 1, ठीक है। अभी क्या करते हैं, ये बनाते भी और रिलीज भी करते हैं एक्टिव केमिकल्स को जिनका नाम साइटोकाइंस है, जिनमें इंटरल्यूकिन 1 भी प्रेजेंट होता है। They also have a central role linking the non-specific and specific system of the body defense and produce factors important in inflammation and repair, ठीक है। अब इनका और क्या काम है, ये नॉन स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम को आपस में जोड़ के रखते हैं, ठीक है, ताकि जो इन्फ्लामेशन एंड रिपेयर है वो जल्द से जल्द हो सके बॉडी की। अब आगे क्या है, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स आर स्मॉलर देन मोनोसाइट्स एंड हैव लार्ज न्यूक्लियाई, ठीक है। जो लिम्फोसाइट्स है वो मोनोसाइट्स से
साइज में स्मॉलर है और उनके पास जो है लार्ज न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। दे सर्कुलेट इन द ब्लड एंड आर प्रेजेंट इन ग्रेट नंबर्स इन लिम्फेटिक टिश्यू सच एज लिम्फ नोड्स एंड द स्प्लीन। ठीक, अभी जो लिम्फोसाइट्स हैं ये क्या है, सर्कुलेट करते रहते हैं बॉडी में ब्लड के थ्रू। ठीक है, और ज़्यादा मात्रा में कहाँ पे पाए जाते हैं, इन द फॉर्म ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, लिम्फ नोड्स और स्प्लीन में। लिम्फोसाइट्स डेवलप फ्रॉम प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स इन रेड बोन मैरो। ठीक है, ये कहाँ से डेवलप होते हैं, रेड बोन मैरो में प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से। दे आर इम्यूनो कॉम्पिटेंट विच मीन्स दे आर एबल टू रिस्पॉन्ड टू एंटीजेंस। ठीक है, ये इम्यूनो कॉम्पिटेंट होते हैं, यानी कि ये फटाफट से फॉरेन मटेरियल को रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। ठीक है, उसको खत्म कर देते हैं। Although all lymphocytes originate from one type of stem cell, when they are activated in lymphatic tissue, two distinct type of lymphocytes are produced. ठीक है, वैसे तो सारे एक ही स्टेम सेल से प्रोड्यूस होते हैं, बट जब ये एक्टिवेटेड होते हैं लिम्फेटिक टिश्यू में तो दो अलग अलग लिम्फोसाइट प्रोड्यूस होते हैं। कौन से टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। राइट, अब आगे प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। दीज आर वेरी स्मॉल नॉन न्यूक्लिएटेड डिस्क 2 to 4 nanometer in diameter derived from the cytoplasm of megakaryocytes in the red bone marrow। ठीक है, अब ये जो प्लेटलेट्स है ये बहुत स्मॉल होते हैं। ठीक है, इनमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, ये डिस्क फॉर्म में होते हैं, सर्कुलर शेप में होते हैं, इनका डायमीटर 2 to 4 nanometer होता है। ठीक है, और ये कहाँ से डिराइव होते हैं, फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स इन अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस दैट प्रमोट ब्लड क्लॉटिंग। अब प्लेटलेट्स का क्या काम है, ठीक है, ये ब्लड क्लॉटिंग को प्रमोट करता है बॉडी में, विच कॉजेज hemostasis यानी cessation of bleeding को रोकना। क्लियर, द नॉर्मल ब्लड प्लेटलेट काउंट इज बिटवीन 200 into 109 पर लीटर एंड 350 into 109 पर लीटर, जो कि तकरीबन है 2 लाख to 3,50,000 per cubic mm। राइट, द कंट्रोल ऑफ प्लेटलेट प्रोडक्शन इज नॉट येट entirely clear but one stimulus is a fall in platelet count। ठीक है, राइट, जो कंट्रोल ऑफ प्लेटलेट प्रोडक्शन है वो अभी क्लियर नहीं है, बट ऐसे समझा गया है कि जो इसका स्टिमुलस है, ठीक है, वो जब फॉल कर जाता है तो प्लेटलेट काउंट प्रोडक्शन में कमी आ जाती है, उसमें गिरावट आ जाती है। राइट, द किडनीज रिलीज अ सब्सटेंस कॉल्ड थ्रोम्बोपोएटिन विच स्टिमुलेट्स प्लेटलेट सिंथेसिस। राइट, एक सब्सटेंस है जो किडनी रिलीज करता है, उसका नाम थ्रोम्बोपोएटिन है। ठीक है, जो प्लेटलेट सिंथेसिस में हेल्प करता है। The lifespan of the platelets is between 8 to 11 days and those not used in hemostasis are destroyed by macrophages mainly in the spleen। right, अभी जो लाइफ स्पैन है प्लेटलेट्स की ये 8 से 11 दिन तक की हो सकती है। ठीक है, और जो नहीं यूज होते हीमोस्टेसिस में यानी कि ब्लीडिंग को रोकने में, वो मैक्रोफेजेस के थ्रू खत्म कर दिए जाते हैं, मेनली इन द स्प्लीन। अबाउट 1/3 ऑफ प्लेटलेट्स आर स्टोर्ड विद इन द स्प्लीन रादर दैन इन द सर्कुलेशन। ठीक है, अब जो 1/3 हिस्सा है प्लेटलेट्स का, ठीक है, वो क्या है, ज्यादातर स्प्लीन में स्टोर होता है, ना कि सर्कुलेशन में प्रेजेंट होता है। इन केस ऑफ इमरजेंसी, ठीक है, वो स्प्लीन से बाहर रिलीज होते हैं टू कंट्रोल द एक्सेसिव ब्लीडिंग। राइट, अब आगे पढ़ते हैं हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस क्या है, व्हेन अ ब्लड वेसल इज डैमेज, लॉस ऑफ ब्लड इज स्टॉप्ड एंड हीलिंग अकर्स इन अ सीरीज ऑफ ओवरलैपिंग प्रोसेस इन विच प्लेटलेट्स प्ले अ वाइटल पार्ट। ठीक है, अब ये क्या है, हीमोस्टेसिस क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें जो ब्लड वेसल है जब वो डैमेज हो जाती है, ठीक है, उसमें से ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाती है, हीलिंग होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और प्लेटलेट्स जो है इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं, उसको हम हीमोस्टेसिस बोलते हैं। ठीक है, इसमें वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है। वेजोकंस्ट्रिक्शन क्या होता है, व्हेन प्लेटलेट्स कम इनटू कांटेक्ट विद द डैमेज ब्लड वेसल्स देयर सरफेस बिकम स्टिकी एंड दे एडहेयर टू द डैमेज वॉल। ठीक है, अब कहीं पे जख्म हुआ है, ब्लड वेसल डैमेज हुई है, जो प्लेटलेट्स है वो आके उस पर्टिकुलर ब्लड वेसल पे, डैमेज्ड वाले पे चिपक जाएंगी। ठीक है, और क्या करेंगी, उस डैमेज वॉल को कंप्लीटली कवर कर लेंगी। दे देन रिलीज सेरोटोनिन विच कंस्ट्रिक्ट्स यानी कि नैरो द वेसल रिड्यूसिंग द ब्लड फ्लो थ्रू इट। ठीक है, अब ये जो प्लेटलेट्स है ये क्या करेंगी, डैमेज ब्लड वेसल के वॉल पे चिपक के उस पे सीरोटोनिन नाम का जो केमिकल है उसको रिलीज करती हैं। सीरोटोनिन बदले में क्या करता है, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्शन क्रिएट करता है, यानी कि नैरो कर देता है ब्लड वेसल को, वहां से जो ब्लड फ्लो होता है वो कम हो जाता है। अदर केमिकल्स लाइक थ्रोम्बोक्सेन्स दैट कॉज कंस्ट्रिक्शन विच आर रिलीज्ड बाय द डैमेज ब्लड वेसल इटसेल्फ। ठीक है, अब जो डैमेज ब्लड वेसल है वो भी अपनी तरफ से केमिकल को रिलीज करता है जिसका नाम है थ्रोम्बोक्सेन। ठीक है, जो कि वेजोकंस्ट्रिक्शन में काम आते हैं। ठीक, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होती है सेकंड, तो उसमें क्या होता है, द एडहेरेंट प्लेटलेट्स क्लम्प टू ईच अदर एंड रिलीज अदर सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग एडिनोसिन डाइफॉस्फेट विच अट्रैक्ट मोर प्लेटलेट्स टू द साइट। ठीक है, अब वेजोकंस्ट्रिक्शन के बाद सेकंड क्या होता है, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होती है। इसमें क्या है, जो प्लेटलेट्स चिपके हुए हैं ब्लड वेसल्स के साथ
डैमेज ब्लड वेसल्स के साथ, ठीक है, वो क्या करते हैं, दूसरे सब्सटेंस को भी रिलीज करते हैं, जिसका एक नाम है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, जो कि और प्लेटलेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ताकि वो साइड पे आके चिपके, ठीक है, ताकि हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो। पासिंग प्लेटलेट्स स्टिक टू दोज ऑलरेडी एट द डैमेज ब्लड वेसल्स एंड दे टू रिलीज द केमिकल्स, ठीक है। अब ये जो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है ये क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है दूसरे प्लेटलेट्स को, जो प्लेटलेट्स ब्लड वेसल के पास हो रही होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, वो भी अट्रैक्ट हो जाती है डैमेज ब्लड वेसल की तरफ और वो भी चिपक जाती हैं और अपना केमिकल्स को रिलीज करना स्टार्ट कर देती हैं। दिस इज अ पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम बाय विच मेनी प्लेटलेट्स रैपिडली अराइव एट द साइट ऑफ वैस्कुलर डैमेज एंड क्विकली फॉर्म अ टेम्पररी सील द प्लेटलेट प्लग, ठीक है। अब ज्यादा से ज्यादा प्लेटलेट्स आके, ठीक है, डैमेज ब्लड वेसल्स पे चिपकेंगी, केमिकल्स को रिलीज करेंगी, ठीक है, वहां पे क्या हो जाएगा, एक टेम्पररी सील फॉर्मेशन हो जाती है जिसको हम बोलते हैं प्लेटलेट प्लग, ठीक। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन इज यूजुअली कंप्लीट बाय 6 मिनट्स आफ्टर इंजरी, राइट। आगे है कोएगुलेशन यानी ब्लड क्लॉटिंग होगी लास्ट। इसमें क्या होता है, दिस इज अ कम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ फ्यू स्टेजेस, ठीक है। कोएगुलेशन यानी कि जो ब्लड क्लॉटिंग है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें फ्यू स्टेजेस होते हैं। देयर नंबर्स रिप्रेजेंट द ऑर्डर इन विच दे वर डिस्कवर्ड एंड नॉट द ऑर्डर ऑफ पार्टिसिपेशन इन द क्लॉटिंग प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट आप चार्ट देख सकते हो इसमें, ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर्स का, ठीक है। ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स की सीरीज है, ठीक है, ये कैसे हैं, देयर नंबर रिप्रेजेंट द ऑर्डर इन विच दे वर डिस्कवर्ड। जैसे जैसे डिस्कवर होते गए वो नंबरिंग इनको दे दी गई है। ये सीरीज वाइज है, मतलब ये नहीं है कि ये 1 by 1 इसी सीरीज में आके एक्ट करती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं। दीज क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट ईच अदर इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, ये एक दूसरे को स्पेसिफिक ऑर्डर में एक्टिवेट करती है, इवेंचुअली रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर विच इज द फर्स्ट स्टेप इन द फाइनल कॉमन पाथवे, ठीक है। ये क्या करती है, एक दूसरे को एक्टिवेट करती हैं, जो कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट्स द एंजाइम थ्रोम्बिन, ठीक है। अब जो प्रोथ्रोम्बिन है वो किसको एक्टिवेट करता है, एक एंजाइम है थ्रोम्बिन को, जो कि कन्वर्ट करता है इनएक्टिव फिब्रिनोजन टू इनसॉल्युबल थ्रेड्स ऑफ फिब्रिन, ठीक है। इनएक्टिव फिब्रिनोजन को कन्वर्ट कर देता है इनसॉल्युबल थ्रेड्स ऑफ फिब्रिन, ना गलने वाले ना सॉल्युबल होने वाले थ्रेड्स को फॉर्म कर देता है, राइट। As clotting proceeds, the platelet plug is progressively stabilized by increasing amounts of fibrin laid down in a 3-dimensional meshwork within it, ठीक है। जैसे ही क्लॉटिंग प्रोसेस जो है वो प्रोसीड करता है, जो प्लेटलेट प्लग है, ठीक है, वो वहाँ पे स्टेबलाइज हो जाते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, अमाउंट्स ऑफ फिब्रिन को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, और वहाँ पे क्या है, 3-dimensional नेटवर्क जो है, मेशवर्क है, वहाँ पे फॉर्म हो जाता है। द मैच्योरिंग ब्लड क्लॉट ट्रैप्स ब्लड सेल्स एंड इज मच स्ट्रॉन्गर दैन द रैपिडली फॉर्म प्लेटलेट। अब क्या है, ये जो ट्रैप फॉर्म हुआ है वहाँ पे, 3-dimensional मेशवर्क फॉर्म हुआ है वहाँ पे, ठीक है, वो क्या है, एक मैच्योर ब्लड क्लॉट ट्रैप की तरह एक्ट करता है, जिसमें वो ब्लड सेल्स को ट्रैप कर लेता है, ठीक है। और ये पहले जो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन है उससे भी ज्यादा जो है ये स्ट्रॉन्गर है, ठीक है, ब्लड सेल्स को ट्रैप कर लेता है, ठीक है। आगे आप देख सकते हो क्लॉटिंग फैक्टर्स, इसको इसी सीरीज में याद करना है, ठीक है। आगे है द कॉमन फाइनल पाथवे कैन बी इनिशिएटेड बाय 2 processes which often occur together, the intrinsic as well as the extrinsic pathways, ठीक है। अब एक्सट्रिंसिक पाथवे के बारे में पढ़ेंगे। इट इज एक्टिवेटेड रैपिडली विद इन सेकेंड्स फॉलोइंग टिश्यू डैमेज, ठीक है। एक्सट्रिंसिक पाथवे कब एक्टिवेट हो जाता है, जैसे ही टिश्यूज डैमेज हुआ विद इन सेकेंड्स जो है एक्सट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा। डैमेज टिश्यू releases a complex of chemicals called thromboplastin और tissue factor which initiates coagulation, ठीक है। अब जो डैमेज टिश्यू है, ठीक है, वो केमिकल्स को रिलीज करता है, हमने पढ़ा था थ्रोम्बोक्सिन पढ़ा था ना, राइट। अब यहाँ पे क्या है, एक केमिकल और है थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का, ठीक है, और टिश्यू फैक्टर बोलते हैं इसको, ठीक है, जो कि इनिशिएट करता है, फटाफट से कोएगुलेशन को स्टार्ट करता है। अब आगे बात करते हैं इंट्रिंसिक पाथवे की। इट इज स्लोअर, 3 to 6 मिनट्स लेता है ये। इट इज ट्रिगर्ड व्हेन ब्लड कम्स इनटू कांटेक्ट विद द डैमेज ब्लड वेसल्स लाइनिंग, ठीक है। जैसे ही जो ब्लड है, ठीक है, डैमेज ब्लड वेसल की लाइनिंग के कांटेक्ट में आता है, डैमेज ब्लड वेसल लाइनिंग अंदर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, एंडोथेलियम, ठीक है। ये तब जाके इंट्रिंसिक पार्ट पे जो है ये ट्रिगर होता है, स्टार्ट होता है। आफ्टर अ टाइम द क्लॉट श्रिंक्स, ठीक है, कुछ टाइम बाद क्लॉट है वो श्रिंक करना शुरू हो जाता है, रिट्रैक्ट करना शुरू हो जाता है। रिट्रैक्शन मतलब कि एक बार श्रिंक हो गया तो साइज वैसा ही रहेगा, दोबारा से नहीं बढ़ेगा। बिकॉज द प्लेटलेट्स कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि प्लेटलेट कॉन्ट्रैक्ट होने शुरू हो जाते हैं, इसलिए जो क्लॉट है वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है। पुलिंग द एजेस ऑफ द डैमेज ब्लड वेसल्स टुगेदर, अब जो एजेस थे जहाँ पे प्लेटलेट्स चिपके हुए थे
ठीक है। अब प्लेटलेट्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो सिकुड़ रहे हैं, तो जो जहाँ जहाँ पे कोनों में चिपके हुए थे डैमेज ब्लड वेसल के, वो भी क्या हो जाएंगे, सिकुड़ने स्टार्ट कर देंगे, रिड्यूसिंग द ब्लड लॉस एंड क्लोजिंग ऑफ द होल इन द वेसल वॉल। ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, ब्लड लॉस जो है वो कम हो जाएगा और जो होल था, जो जख्म था ब्लड वेसल वॉल में, वो क्या है, धीरे धीरे भरना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आगे है फिब्रिनोलाइसिस। After the clot has formed, the process of removing it and healing the damaged blood vessel begins. ठीक है, अब हम देखते हैं ज़्यादातर हमें जब चोट लगती है तो ऊपर ब्राउन लेयर की फॉर्मेशन हो जाती है, वो धीरे धीरे अपने आप ही झड़ जाती है। ठीक है, जो क्लॉट फॉर्म हो चुका है, ठीक है, उसको रिमूव करने का प्रोसेस और ब्लड वेसल्स जो डैमेज है उनके हीलिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। द ब्रेकडाउन ऑफ द क्लॉट और फिब्रिनोलाइसिस इज द फर्स्ट स्टेज। ठीक है, लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन, जैसे ही क्लॉट जो है वो टूटता है, फिब्रिनोलाइसिस होती है, उसको हम फर्स्ट स्टेज बोलते हैं। एन इनएक्टिव सब्सटेंस कॉल्ड प्लाज्मिनोजन इज प्रेजेंट इन द क्लॉट एंड इज कन्वर्टेड टू एंजाइम प्लाज्मिन बाय एक्टिवेटर्स रिलीज फ्रॉम द डैमेज्ड एंडोथेलियल सेल्स। ठीक है, अब क्या है, जैसे ही क्लॉट टूटता है उसमें एक इनएक्टिव सब्सटेंस है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिनोजन, वो क्लॉट में प्रेजेंट होता है और वो कन्वर्ट कर जाता है इनटू एंजाइम जिसका नाम है प्लाज्मिन। ठीक है, जो कि रिलीज होता है फ्रॉम द डैमेज्ड सेल्स ऑफ द एंडोथेलियम। ठीक, आगे प्लाज्मिन इनिशिएट, अभी जो प्लाज्मिन बना है, ठीक है, ये क्या काम करता है, इट इनिशिएट द ब्रेकडाउन ऑफ फिब्रिन, ये फिब्रिन को तोड़ना स्टार्ट कर देता है टू सॉल्युबल प्रोडक्ट्स। ठीक है, ताकि वो इजिली घुल जाए, गल जाए, दैट आर ट्रीटेड एज वेस्ट मटेरियल एंड रिमूव्ड बाय फेगोसाइटोसिस। ठीक है, ये क्लॉट को क्या करता है, फिब्रिन को तोड़ के, ठीक है, इजीली सॉल्युबल बना देता है ताकि वो एज अ वेस्ट मटेरियल बॉडी का कंसीडर कर लिया जाए और उसको फेगोसाइटोसिस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाए। एज द क्लॉट इज रिमूव द हीलिंग प्रोसेस रिस्टोर्स द इंटीग्रिटी ऑफ द ब्लड वेसल वॉल। ठीक है, अब जैसे ही क्लॉट जो है वो घुल के बाहर निकल जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, जो हीलिंग प्रोसेस है वो फटाफट से जो ब्लड वेसल वॉल की इंटीग्रिटी है, ठीक है, लाइनिंग है, उसको स्टोर कर देता है, रिस्टोर कर देता है, उसको ठीक कर देता है। ठीक है, भरना स्टार्ट कर देता है। आगे है लास्ट, कंट्रोल ऑफ कोएगुलेशन। द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग रिलाइज हेविली ऑन सेवरल सेल्फ परपेचुएटिंग प्रोसेसेस। ठीक है, अब ये जो कंट्रोल ऑफ कोएगुलेशन है, ब्लीडिंग का जो कंट्रोल है, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस है, ये किस पे डिपेंड करता है, ऑन सेवरल सेल्फ परपेचुएटिंग प्रोसेस, जो खुद ब खुद स्टार्ट होते रहते हैं, उसको सेल्फ परपेचुएटिंग प्रोसेस बोलते हैं, कि एक बार शुरू हो गए, आगे आगे उन्होंने खुद ही सारा कुछ संभाल लेना है। ठीक है, दैट इज वन स्टार्ट अ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म प्रमोट्स देयर कंटिन्यूएशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल थ्रोम्बिन इज अ पावरफुल स्टिमुलेटर ऑफ इट्स ओन प्रोडक्शन। ठीक है, एक बार थ्रोम्बिन बन गया, उसने आगे आगे जो हीलिंग प्रोसेस उसको स्टार्ट कर देना है। ठीक है, द बॉडी देयरफॉर पोजेसेस सेवरल मैकेनिज्म टू कंट्रोल एंड लिमिट द कोएगुलेशन। अब क्या है, अगर कोएगुलेशन बढ़ती जाएगी फिर तो पूरी बॉडी का जो खून है वो जमना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बॉडी के पास सेवरल मैकेनिज्म्स हैं जो कि इस कोएगुलेशन प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं और इसको लिमिट करते हैं। अदरवाइज वन स्टार्टेड द क्लॉटिंग प्रोसेस वुड स्प्रेड थ्रूआउट द सर्कुलेटरी सिस्टम फार बियॉन्ड द रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, ये पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या है, क्लॉटिंग करके रख देगा। ठीक है, बियॉन्ड द रिक्वायरमेंट्स। द मेन कंट्रोल्स आर, अब कौन कौन इसको कंट्रोल करता है, द परफेक्ट स्मूथनेस ऑफ द नॉर्मल ब्लड वेसल लाइनिंग। ठीक है, जो परफेक्ट स्मूथनेस है नॉर्मल ब्लड वेसल लाइनिंग की, वहां पे इसके कंट्रोल है। वंस बाउंड थ्रोम्बिन इज इनएक्टिवेटेड। ठीक है, जैसे ही एक बारी बाउंड हो गई ये ब्लड वेसल्स, वो जख्म पर्टिकुलरली जो थ्रोम्बिन है वो इनएक्टिवेट हो जाता है। द प्रेजेंस ऑफ नेचुरल एंटीकोएगुलेंट्स दैट इज हेपरिन इन द ब्लड इनएक्टिवेट्स क्लॉटिंग फैक्टर्स। ठीक है, अभी जो हेपरिन है ये क्या काम करता है, ये क्लॉटिंग फैक्टर्स को इनएक्टिवेट कर देता है। राइट, दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर ब्लड। होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच।